हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट के बारे में। तो चलिए इसको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझते हुए जानते हैं, सीखते हैं। तो देखो, आज का जो हमारा टॉपिक है, कल हमने पढ़ाया था डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। ठीक है, यहाँ तक हम समझा दिए थे। और आज हम लोग लगभग 6 से लेके और 11 तक सीखेंगे। ध्यान देना, आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वह है पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। और उसमें क्या होता है समझिए, हमने आपको शुरू में ही पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? अकाउंटिंग का टाइम पीरियड क्या होता है जी। हम आपको शुरू में बताए थे कि एक बिजनेस, जो बिजनेस हम लोग करते हैं, उसका जो टाइम पीरियड होता है वह होता है 1 अप्रैल से लेके, अगर वह 23 में चालू होता है तो बतिया लो। और अभी क्वेश्चन जब 2 दिन के बाद पढ़ाएंगे, समझ में नहीं आएगा तो समझना। और जाता कहाँ तक है? 31 मार्च 2024 तक। तो बोला जाता है इस कंसेप्ट के अनुसार कि हम बिजनेस में जो भी अकाउंटिंग करते हैं, एक समय अवधि, एक समय अंतराल के अंतर्गत ही करते हैं। और उसके अंदर ही हम लोग अपने बिजनेस का स्थिति पता करते हैं कि बिजनेस का स्थिति क्या है, प्रॉफिट में कितना गया है, लॉस में कितना है, लायबिलिटीज कितना है, एसेट्स कितना है, अगले साल का कैपिटल क्या होगा। यह सारा जो लेखा जोखा होता है उस टाइम पीरियड में ही हमको पता करना होता है। अगर इसको हम हर साल ज्ञात ना करें तो आगे चल के दिक्कत हो सकती है। और हमारे व्यापार का रियल में स्थिति क्या है, क्या पोजीशन है, यह पता नहीं कर पाए। तो इस कंसेप्ट में यही बताया जाता है कि इसे टाइम इंटरवल कंसेप्ट भी कहा जाता है, जिसके अनुसार सभी बिजनेस इंटरप्राइजेज को एक निर्धारित समय अंतराल के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करना होता है। और इस कंसेप्ट के अनुसार अकाउंटिंग पीरियड को अपेक्षाकृत शॉर्ट, मतलब ईयरली भी चेक कर सकते हैं, क्वार्टर, तिमाही में रखना चाहिए, जिससे कि हम बिजनेस की परफॉर्मेंस को आसानी से मेजर और कंपेयर कर सकें। मीन्स मतलब यह है कि जो भी हम लोग अकाउंटिंग करते हैं उसका जो टाइम पीरियड होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च होता है। बिजनेस में जो भी अकाउंटिंग करते हैं उसका जो लेखा जोखा होता है, जो उसका स्टेटमेंट होता है, वो तो 3 महीने पे एक बार चेक कर लो या तो साल भर में एक बार चेक कर लो। ठीक है, जिससे यह पता कर सके कि हमारी बिजनेस का स्थिति क्या है। ठीक है, अगर हम यह नहीं करते हैं 3 महीने पे एक बार, 6 महीने पे एक बार, साल भर पे एक बार, तो हम यह नहीं पता कर पाएंगे कि मेरे बिजनेस का स्थिति क्या है, रियल में बहुत घाटे में जा रहे हैं या बहुत फायदे में जा रहे हैं। और जब 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल के बाद देखेंगे तो दिक्कत हो जाएगी और वह अकाउंटिंग प्रोसेस सही नहीं होगी, क्योंकि इस साल का हिसाब किताब इसी साल में मेजर करो सबसे अच्छा है। यही इस कंसेप्ट में बताया जा रहा है। लेकिन मैक्सिमम बिजनेसमैन जो होते हैं, ठीक है, पीरियोडिसिटी कंसेप्ट में ईयरली और क्वार्टर पता करते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ छोटे व्यापारी होते हैं वो हर महीने में ही चेक कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन रियल में अच्छे स्थिति का ज्ञान कब पता चलेगा, कब होगा, जब साल भर में एक बार चेक करेंगे तो। क्योंकि कई सारे ऐसे एक्टिविटी होते हैं जो कम ज्यादा होते रहते हैं, वो तुरंत नहीं पता चल पाता है, उस फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में पता चलता है। जैसे मान लो हमारा यह प्रोजेक्टर है, तो प्रोजेक्टर पर हर साल डिप्रिसिएशन चार्ज होगा, मतलब मूल्य हार। ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ पैसा इसका क्या होगा, कटेगा। तो अगर 3 महीने में पता करें तो कहाँ इसको छोड़ देंगे और उसकी सबसे रिपोर्ट निकालेंगे तो आगे चल के दिक्कत होगी, हम सही से कंपेयर नहीं कर पाए। इसीलिए बड़े बड़े जो व्यापारी होते हैं वो साल भर में एक बार चेक करते हैं कि कितने का नुकसान है या कितने का फायदा है, कितना संपत्ति है, कितना कर्ज है, और अगले साल का कैपिटल क्या हो। ठीक है, एक टाइम अवधि में ही करेंगे, एक समय अंतराल में ही करेंगे, इसी बोलते हैं पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। क्लियर है? बोलो। चलो अगला है ऑब्जेक्टिव एविडेंस कंसेप्ट। देखो नाम से ही पता चलता है, एविडेंस मतलब
एविडेंस मतलब सबूत। इतना दिन सुने हो, क्या एविडेंस है आपके पास? सुने हो ना? वही यहाँ पे भी है। हाँ अब करो। हाँ उसी से कहाँ थे? चलो, इस कंसेप्ट में यही बताया जाता है कि आप कोई भी ट्रांजेक्शन करिए, कोई भी सौदा करिए, तो उसका कोई एविडेंस होना चाहिए। वह एविडेंस लीगल हो, इलीगल ना हो, जिससे आगे चल के अगर कोई दिक्कत होती है तो हम लोग उस पे हम लोग जाके क्लेम कर सके और उसका हम लोग बेनिफिट ले सके। ठीक है, अगर एविडेंस हमारे पास सही नहीं है तो दिक्कत हो सकती है। अब कैसे, तो चलो समझो। जैसे मान लो आप हमारे यहाँ फीस जमा करते हो, आप आए और आज आपका फीस का डेट है और आपने 1500 जमा कर दिया और हमने बोला चलो रसीद नहीं दूंगा, जाओ। तो आप मान लिए कि चलो सर जी है, झूठ बोलेंगे नहीं, जमा तो किए, इनको याद ही रहेगा। तो तुम्हारे जैसे बहुत सारे स्टूडेंट आए, ठीक है, अगर ऐसे सब लोग 1500 रुपए जमा करते जाए तो हमको नहीं पता चलेगा कौन कौन जमा किया, कौन कौन नहीं जमा किया। और आगे चलकर अगर आप, मैं भूल जाता हूँ और आप उस पर ऑब्जेक्शन करते हो, सर हम जमा किए थे, आप झूठ बोल रहे हो, तो हम कहेंगे सबूत दो। क्या सबूत है? आप 1500 जमा किए, सबको सर आपको दिए थे, हम आपके व्यवहार पे दे दिए थे, आप पे विश्वास करते थे। ठीक है, तो विश्वास टूट जाएगा। ठीक है, मतलब व्यवहार अच्छा है, ठीक है, विश्वास बनाए रखिए। देखिए, अगर पैसा लेन देन करते हैं तो कुछ ना कुछ प्रूफ रखिए कि हम आपको इतना दिए हैं या हम आपने आपसे इतना लिए। ठीक है, तो वही क्या होता है, पैसा जमा करते हो, अब हम रसीद बना के दे देते हैं और बोलते हैं बाबू रसीद लेना मत भूलना, क्योंकि 2 दिन में के बाद हम ही भूल जाएंगे कि तू पैसा जमा किए कि नहीं किए। कहोगे जमा किए तो बोलेंगे सबूत क्या है, तो कहो सर रिसिप्ट है। तो अच्छा ठीक है, तो चेक करेंगे। अगर वो ना हो तो कहीं आप ऐसा नहीं कर सकते हो। अगर हम न माने तो FIR मेरे नाम से दर्ज करा दोगे? नहीं करा पाओगे। कब कराओगे? जब आपके पास प्रूफ होगा कि सर हम जमा किए थे, मान नहीं रहे, तो नहीं हम फिर से जमा करो, तब हम लेके आएंगे, पुलिस वाला आएगा 2 डंडा लगाएगा, ठीक है, तो कहेगा कोई बात नहीं, मान जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, इसीलिए जब किसी कस्टमर से हम कोई सामान क्या करते हैं, खरीदते हैं, ठीक है, मतलब बेचते हैं या किसी सप्लायर से खरीदते हैं, तो हम क्या करते हैं, कस्टमर से बेचते हैं तो एक रिसिप्ट देते हैं और सप्लायर से खरीदते हैं तो रिसिप्ट लेते हैं। इससे आगे चल के अगर कम ज्यादा पैसा करे तो प्रूफ हम दिखा सके, सर हम 1000 का नहीं खरीदे थे, 500 का खरीदे थे, गलती से 1000 चढ़ा दिए होते, मेरे पास प्रूफ है, डेट साइन आपने किया है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इसे बोलते हैं ऑब्जेक्टिव एविडेंस कंसेप्ट। तो देखो बताया जा रहा है, इस कंसेप्ट के अनुसार सभी बिजनेस ट्रांजैक्शन को किसी एविडेंस या सपोर्टेड बिजनेस डॉक्यूमेंट जैसे इनवाइस, मतलब इनवाइस हम लोग देते हैं, बिल मिलता है तो, वाउचर, ठीक है, के आधार पर रिकॉर्ड करना चाहिए। यह डॉक्यूमेंट ऐसे होने चाहिए जिसे कोर्ट ऑफ लॉ में एविडेंस के रूप में रखा जा सके। मतलब इनके अगर दिक्कत हो जाता है, नहीं मानते हैं, तो FIR दर्ज कराना पड़ेगा, कोर्ट में जाना पड़ेगा, वो केस लड़ना पड़ेगा। जीत गए तो बहुत अच्छा है, हार गए कोई बात नहीं। क्लियर है? बोलो, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला मैचिंग कंसेप्ट। देखो नाम से पता चल रहा है मैचिंग कंसेप्ट। चलो मैचिंग कंसेप्ट के बारे में थोड़ा समझते हैं हम लोग, इसको थोड़ा समझाना पड़ेगा। देखो मैचिंग कंसेप्ट कहता है कि एक बिजनेस में आप सपोज अप्रैल में, कब, अप्रैल में टोटल एक्सपेंस कर दिए कितने का, 10 रुपए का, और उसी महीने में आप इनकम कर ली कितने का, 20 रुपए का। तो अकाउंटिंग कंसेप्ट कहता है इस पार्टिकुलर मंथ में आप कितना खर्चा की, किसको, इस इनकम को जनरेट करने के लिए, वो आप उसी महीने में मैच कराओ और मैच करा के पता करो कि आपके व्यापार में क्या हुआ है। तो लगाएंगे
प्रॉफिट इक्वल रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। तो प्रॉफिट इक्वल 20 माइनस 10 आएगा कितना 10। मतलब इस महीने उन्होंने मैच करा लिया कि 20 रुपया कमाने के लिए खर्चा कितना किया था 10 रुपया। अब दोनों को माइनस करने में तो प्रॉफिट कितना हुआ 10 रुपया। उस महीने में मैच करा लेना चाहिए, या मैचिंग कंसेप्ट कहता है। ठीक है, अभी नहीं, हम 2 साल के बाद मैच कराएं कितना खर्चा किए थे और कितना कमाए थे। नहीं, हर महीने का हिसाब किताब हर महीने में करिए, जिससे यह आइडेंटिफाई हो सके कि किसके लिए हमने कितना खर्चा किया था और उससे कितना इनकम जनरेट हुआ था, जिससे हम आसानी तरीके से व्यापार को लंबे समय तक चला सके। इस बात का ज्ञान हमको मैचिंग कंसेप्ट के अनुसार ही लेके चलना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। चलो क्या है तो देखो बताया जा रहा है कि इस कंसेप्ट के अनुसार हम एक ही अकाउंटिंग पीरियड में, मतलब 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च में जितना भी रेवेन्यू प्राप्त करते हैं और उस रेवेन्यू को पाने के लिए जितना एक्सपेंस करते हैं उनकी मैचिंग होना अनिवार्य है, जिससे कि हम बिजनेस के वास्तविक रिजल्ट को प्राप्त कर सकें। जैसे कि हम किसी फैक्ट्री में रेंट देते कितना 10,000 तथा स्टाफ सैलरी और अन्य खर्च देते हैं 90,000 किया हो, और उस मंथ में टोटल हम बेच दिए हो, सेल किए हो, इनकम जनरेट किए हो कितने लाख का 2 लाख का, उस मंथ में बिजनेस का प्रॉफिट कितना होगा 1 लाख होगा। किसके हिसाब से प्रॉफिट इक्वल रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। अगर ये मैचिंग नहीं कराते हो तो आगे चल के हमारा अकाउंटिंग सही से काम नहीं करेगा और कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाएगी, जिससे हम लोग मैच नहीं करा पाएंगे। यह मैचिंग कंसेप्ट कहता है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, अगला रिलीजन कंसेप्ट। अब इस कंसेप्ट में देखो क्या बताया जा रहा है। इस कंसेप्ट के अनुसार रेवेन्यू को इनकम के रूप में उसी डेट में कंसीडर किया जाएगा जिस डेट में इनकम रिसीव हो, और इस कंसेप्ट के अनुसार अनअर्न रेवेन्यू को इनकम मानकर बिजनेस के बुक ऑफ अकाउंट में रिपोर्ट नहीं किया। अब समझना, जैसे बताया जाता है कि सपोज मेरा एक व्यापार है, आप मेरे कस्टमर हो, आप मेरे पास आए और आने के बाद से क्या किया आपने, कोई सामान खरीद लिया, कोई सामान खरीद लिया। तो जो सामान आपने खरीदा तो हमने सपोज 100 रुपए का हमने सेल कर दिया, तो हमने क्या किया है, इनकम तो कर लिया है लेकिन वो पैसा आपने दिया नहीं। तो ये कंसेप्ट कहता है कि जब तक वो इनकम रिसीव ना हो तब तक उसको इनकम नहीं मानी। अब ऐसा नहीं मेरे पास कैश 100 रुपया है और उन्होंने 100 रुपए खरीद लिया, तो तुरंत हम नहीं बताएंगे 100 रुपया था 100 रुपया और हो गया 200 रुपया कैश। कब 200 रुपया होगा, जब वो देगा तब हो। तो पता नहीं आज देगा कि 2 दिन के बाद देगा कि 10 दिन के बाद देगा। और ये कंसेप्ट बताता है कि इनकम भले ही जनरेट हो गया लेकिन जब तक पैसा रिसीव ना हो तब तक उसको बुक अपने अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करना है, उसको इनकम नहीं मानना है। इनकम कब मानना है, कब अपने बुक अकाउंट में रिकॉर्ड करना है, जब वो पैसा आपको रिसीव हो जाए, जब पैसा वो आपको रिसीव हो जाए। और उस ट्रांजेक्शन को कभी रिकॉर्ड नहीं करेंगे जो अन है। ठीक है, मतलब अभी हमने अर्न किया ही नहीं है। हाँ, वो आया था एम्प्लॉय, हमसे पूछ के चला गया था, पता नहीं कल आएगा कि नहीं आएगा, परसों आएगा कि नहीं आएगा, हमारे पास से खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा। जब पैसा रिसीव जब तक ना हो तब तक हम लोग इसको चढ़ाएंगे नहीं, किसमें, बुक ऑफ अकाउंट में। मतलब पैसा रिसीविंग वाला नहीं चढ़ाएंगे। ठीक है, पता नहीं लेके भाग जाए, बैड डेब्ट्स हो जाए, तब आया था ना बैड डेब्ट्स, याद है जी। चलिए उसके बाद से है लीगल एस्पेक्ट कंसेप्ट। ये भी जो एविडेंस वाला पढ़ाया हूँ सेम वही है, थोड़ा सा देखो बताया जा रहा है।
इस कंसेप्ट के अनुसार सभी अकाउंटिंग इस कंसेप्ट के अनुसार सभी अकाउंटिंग रिकॉर्ड और स्टेटमेंट लीगल रिक्वायरमेंट के अनुसार होने चाहिए, अर्थात लॉ में निर्धारित नियम के अनुसार होने चाहिए। अब ऐसा नहीं गवर्नमेंट का रूल है इस बिल पे दूसरा और आप अपने हिसाब से बिल काट के दे दोगे तो कानूनी अपराध होगा, इलीगल होगा। ठीक है, आगे चल के दिक्कत हो सकती है। जैसे आपका टर्नओवर है ज्यादा और गवर्नमेंट ने रूल बनाया है टर्नओवर इससे ज्यादा होगा तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अब जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कहीं नहीं किए हो, छुप के व्यापार चला रहे हो और जब सेल टैक्स वाले आएंगे तो दुकान बंद में भग जाओगे। और जो जीएसटी पे करते होंगे, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराए होंगे, गवर्नमेंट के हिसाब से चल रहे होंगे तो अपना दुकान खोल के चलाएगा, कोई आएगा जाएगा कोई दिक्कत नहीं है। अभी हाल ही में आया था 5 महीने पहले, मैक्सिमम दुकानदार भाग गए थे, चालान काट रहे थे सब। ठीक है, मैक्सिमम दुकानें बंद हो रहे। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम व्यापारी जो है जो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराई नहीं की और कभी पक्का बिल नहीं देते, कच्चा बिल देते और आगे चल के क्या होता है कुछ पैसा टैक्स चुरा लेते हैं, वही लीगल है। ठीक है, वही गवर्नमेंट जब चेक करता है तो पकड़े जाते हैं लोग, कहते हैं हमारा दुकान सील हो गया, इतना जुर्माना लग गया, इतना फाइन लग गया, यह दिक्कत हुआ। वह यही है, अगर लीगल काम करो तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराने पड़ेंगे, प्रोसीजर फॉलो करने पड़ेंगे, सही से स्टेटमेंट तैयार करने पड़ेंगे, तब उसे लीगल माना जाएगा। और कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगी, आराम से जहां पे जरूरत पड़ेगी उसको लगा सकते, इस्तेमाल कर सकते। ठीक है, बोलो। उसके बाद से एक्चुअल कंसेप्ट में क्या बताया जा रहा है, ध्यान देना। ई और ई दोनों तुमको एक ही लगेगा, थोड़ा सा अंतर है। क्या है बोला, अगर इस कंसेप्ट के अनुसार रेवेन्यू को अर्न जनरेट होने पर रिकॉर्ड करना चाहिए, नहीं चाहिए, न कि रेवेन्यू प्राप्त होने पर। ध्यान दो, दोनों में अंतर क्या है। उसमें जब रिसीव हो रहा था तब उसको भी इनकम मान के रिकॉर्ड करते हैं। इसमें क्या हुआ, जैसे जनरेट हुआ उसको हम रिकॉर्ड कर दें। थोड़ा इतना समझो, हम सेल कर दिए और न हुआ, पैसा मिला ये न मिला रिकॉर्ड कर दिए, और जब पैसा मिल गया तब रिकॉर्ड कर लिया। तो जब पैसा नहीं मिला और न किया तो एक वेल कंसेप्ट है, और जब पैसा मिल गया रिसीव कर लिया तो कौन सा कंसेप्ट, रिलीजियस कंसेप्ट। क्लियर है? फिर से देखो बताया जा रहा है रिकॉर्ड करना चाहिए, ठीक इसी प्रकार एक्सपेंस होने पर रिकॉर्ड किया जाना चाहिए, न कि एक्सपेंस का पेमेंट करने पर। अरे यार पहले एक्सपेंस करोगे तो रिकॉर्ड करोगे कितना कितना खर्चा किया है, तभी तो पेमेंट करोगे, यार ऐसा पेमेंट नहीं करोगे। रिकॉर्ड पहले रहेगा तभी तो पैसा लेंगे, सेल किए नहीं जाएंगे तो क्या पैसा लेंगे आगे, हमको पता नहीं चलेगा कितना पैसा लेना है। बोलो, आपका नाम हम नोच आया, पढ़ाते जा पढ़ाते जा पढ़ाते जा, कैसे पता लगे इस महीने में आपका ड्यू डेट है। पढ़ते जाओ, अब बिना मांगे कहाँ पैसा दोगे तुम, इतना ईमानदार तो है ये नहीं हो, तो आने में तो देते हो। सदी रुकिए रुकिए रुकिए, ठीक है, तो ध्यान देना। अब लास्ट में है, लास्ट होता है, खत्म हो जाएगा। तो ये हमने क्या पढ़ा, अकाउंटिंग कंसेप्ट। अब सवाल यह कि सर ये पढ़ाए हो जिसका मतलब क्या है, मतलब यही है आप क्वेश्चन करोगे, क्वेश्चन करते समय एक्टिविटी के हिसाब से आपसे पूछ दिया जाएगा कि ये किस कंसेप्ट के अनुसार आता है। जैसे मैंने बोल दिया कि एक राम का अकाउंट है जो डेबिट हुआ है 200 से, एक कैश का अकाउंट है डेबिट हुआ है 300। ध्यान से सुनना, यह राम का अकाउंट है डेबिट हुआ कितने से 200, एक कैश का अकाउंट है डेबिट हुआ 300 और बैंक का अकाउंट वो क्रेडिट हुआ है 500। ठीक है, इसमें कितने पक्ष हैं, मतलब 2 पक्ष, ये 2 से ज्यादा, और दोनों का बैलेंस बराबर है कि कम ज्यादा है, बोलो। चलो यहां लिखते हैं कैश, कैश का बैलेंस 300, राम का बैलेंस 200, बैंक का बैलेंस 500। कैसे पता चला बराबर, कैसे जान लो बराबर है, हाँ यहाँ पे लिखेंगे भाई डेबिट है, आइयो डेबिट, आई क्या है क्रेडिट है,
मतलब जब तक नहीं लिखते ना तब तो नहीं करने बराबर है, ये तीनों डेबिट हो सकता है। ठीक है, तो देखेंगे एक अकाउंट, दो अकाउंट, तीन अकाउंट, मतलब कम से कम दो पक्ष है या दो से ज्यादा पक्ष है, दोनों बैलेंस जोड़ेंगे। डेबिट वाला 300, डेबिट वाला 200, टोटल कितना हो गया 500। क्रेडिट पहले से कितना है 500। ये कौन सा कंसेप्ट है? हाँ, ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। क्योंकि इसमें बताया गया है कि हर एक ट्रांजेक्शन में कम से कम दो पक्ष होते हैं, दोनों का बैलेंस क्या होता है इक्वल होता है। हाँ? नहीं, ये खर्चा वर्चा का मैचिंग करा रहा है क्या? बस दो पक्ष का मैचिंग करा रहा है। नहीं नहीं नहीं, आगे हम लोग सवाल करेंगे, एक एक करके पढ़ लेना इसको। बोलना चाहिए तुम लोग को। चलो ठीक है, पढ़ा देते हैं। चलो ध्यान दो, इन्होंने पूछा क्या जी, अकाउंटिंग इक्वेशन। चलो इसको समझिए। अकाउंटिंग इक्वेशन को समझने के लिए इसका रूल होता है एसेट्स इक्वल क्या, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। इसको समझो थोड़ा सा। बोला जाता है कि एक बिजनेस में जितना एसेट्स है मीन संपत्ति, वो बराबर होता किसके, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। आपको यह कैसे? तो इस व्यापारी के पास मान लो जो संपत्ति वो 10 लाख है। कितना है 10 लाख। क्या है एसेट्स। हम फिर से अकाउंटिंग किए, पता कर ली इस व्यापारी के पास 7 लाख क्या है लायबिलिटीज। अब हमारा बिजनेस कहता है कि बताओ बाबू कि अगले साल का कैपिटल क्या होगा, आपके बिजनेस का स्थिति क्या होगा। तो अकाउंटिंग इक्वेशन कहता है कि एक रूल लगाना, एसेट्स इक्वल कैपिटल प्लस लायबिलिटी, और कैपिटल इक्वल एसेट माइनस लायबिलिटी। कैपिटल इक्वल 10 माइनस 7, कैपिटल इक्वल 3। मतलब इस साल का हमारा कैपिटल कितना हो 3 लाख। मीन्स बताया जाता है अकाउंटिंग इक्वेशन में जो कैपिटल का बैलेंस होता है और जो लायबिलिटीज का बैलेंस होता है किसके बराबर होता है, संपत्ति के बराबर होता है। या बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। आपको सर क्यों ऐसा होता है? चलो आप व्यापार चलाते चलाते गए और लास्ट में कह दिए बताओ बाबू आपके पास कितने लाख का संपत्ति है, तो बताओगे 10 लाख का संपत्ति है। कर्ज भी है, व्यापार में चलता है, हम बताएंगे कर्ज भी 5 लाख है। ठीक है, तो जो हमको पता चल गया कि कितना हमारे पास संपत्ति है और कितना हमारे पास लायबिलिटीज है। अब हमको ज्ञात करना है कैपिटल मतलब अगले साल का पूंजी क्या होगा, क्योंकि जायज पर जितना संपत्ति कर्ज है सब तो हमारा है नहीं। माइनस करिए तो 10 में से 3 माइनस करेंगे बचेगा कितना 7। बताएंगे 7 लाख का अगले साल का पूंजी है। अब कोई एक्सपेंस और इनकम कहाँ गया, तो एक्सपेंस और इनकम उसी साल के उसी फाइनेंशियल ईयर में एडजस्ट कर दिया जाता है। वो टेम्पोररी अकाउंट है, अगले साल उसको फॉरवर्ड नहीं किया जाता। मतलब कितना खर्चा किए कितना इनकम की, इसी साल का इसी साल हिसाब किताब हो जाता है। और जैसे खर्चा किया पैसा नहीं दिया तो लायबिलिटी में चढ़ जाता है, इनकम किया पैसा नहीं मिला एसेट में चढ़ जाता है। यही दो बैलेंस लास्ट में फाइंड होता है। और जब एसेट फाइंड हो गया और लायबिलिटी फाइंड हो गया तो कैपिटल में आप पता चल जाता है। इसे बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। दोनों का बैलेंस बराबर होता है किसके, एसेट्स। तो जब बैलेंस शीट तैयार होता है तो एसेट्स वाला जितना अमाउंट होता है कैपिटल और लायबिलिटीज के बराबर आता है। तभी पता चलता है कि हमारे बिजनेस की स्थिति सही है। हाँ, बिजनेस को हेल्दी अनहेल्दी कब माना जाता है, जब एसेट्स का वैल्यू लायबिलिटी से कम हो तो हम बोलेंगे हमारे बिजनेस की स्थिति गड़बड़ है, अनहेल्दी व्यापार है। और जब एसेट का वैल्यू लायबिलिटी से ज्यादा हो तो बोलेंगे हेल्दी व्यापार है। ठीक है, यही कहता है अकाउंटिंग इक्वेशन। और हमेशा इसको कहाँ शो कराते हैं, इधर उधर नहीं शो कराते हैं, हमेशा फाइनेंशियल के लास्ट में 31 मार्च को बैलेंस शीट में शो कराते हैं। अब बैलेंस शीट क्या होता है एक बार फिर से पढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए यही लिखा गया है समझिए।
देखो बताया जा रहा है ना कि द रिलेशनशिप बिटवीन एसेट्स लायबिलिटीज एंड कैपिटल कैन बी एक्सप्रेस इन फॉर्म एंड कैन इक्वेशन इज कॉल्ड अकाउंटिंग इक्वेशन। फिर से देखो बताया जा रहा है अकाउंटिंग इक्वेशन टू दिस इक्वेशन एसेट्स बिजनेस आर ऑलवेज इक्वल टू द टोटल ऑफ इट्स लायबिलिटीज एंड कैपिटल। ये पैसा किसका है? ओनर का इक्विटी है। ओनर का क्या है? इक्विटी है। यह ओनर का पैसा है, ठीक है। और इट आल्सो कॉल्ड बैलेंस शीट इक्वेशन, द अकाउंटिंग इक्वेशन एसेट्स इक्वल लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ठीक है ना। मतलब हमेशा क्या होता है, इसको हम लोग बैलेंस शीट में ही दर्शाते, इसे बोलते हैं बैलेंस शीट इक्वेशन। ये कहीं नहीं, ऐसा नहीं हम क्वेश्चन करेंगे कहीं दिखा देंगे। ये सब करने के बाद 31 मार्च को ये रियल में पता चल पाता है कि कितने का संपत्ति पड़ा हुआ है, कितने का कर्ज पड़ा हुआ है, तभी आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कितने का कैपिटल बचेगा और अगले साल कितना फॉरवर्ड करेगा। अब तो सोच लो पहले महीने पता कर ले, फिर से दूसरे महीने पता कर ले, फिर से तीसरे महीने पता नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि देखते हो ना, एक व्यापारी आज 2 लाख का माल मंगवा लेता है, धीरे धीरे 3-4 महीना बेचता है, 1 करोड़ का एक ही बार मंगवा लेगा, आराम से धीरे 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 बेचेगा। तो आप बताओ 1 करोड़ मंगवाया 2 महीने बेच के पूरा हो जाएगा? हम पता कर पाएंगे कमा लिए कि खर्चा हो गया, लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ? नहीं हो पाएगा। मतलब साल के एंड में जब क्लोज करेंगे तब पता हो पाएगा रियल में कितना बचा है, कितना भी बेचना है, कितना कमाया, कितना खर्चा किया, ठीक है। लेकिन लास्ट में सब कट कटा के 3 चीज दिखबे करें, क्या? एसेट्स लायबिलिटी। और जब एसेट्स लायबिलिटी मिल जाएगा तो कैपिटल अपने आप निकल के चला, ठीक है ना। कैसे निकलेगा आगे बता, कब 2 महीने टाइम लगेगा इसमें, तब पता कर पाएंगे। आज नहीं पता चल पाएगा, 2 महीने कम से कम लगेगा। और भी कुछ पूछना है क्या? देखो गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट सब पढ़ाएंगे कब? जब बैलेंस पढ़ाएंगे, क्योंकि उसकी जरूरत वही में पड़ेगी, समझे ना। क्योंकि जब क्वेश्चन अभी करेंगे हम तो वहां पे ना गुडविल की जरूरत पड़ेगी, ना कॉपीराइट की जरूरत पड़ेगी, ना पेटेंट की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए हम यहाँ नहीं पढ़ा रहे। जब बैलेंस शीट जब बनाना बताएंगे तो वहां पे सबका जरूरत पड़ेगा। बैलेंस शीट बनाना नहीं बताया ना, अकाउंटिंग सिस्टम बता दिए। अब गुडविल क्या होता है, ठीक है, यही कह रही हो ना। वो हम कह रहे हैं गुडविल जो है वो पढ़ाएंगे आपको, जब बैलेंस शीट बनाना बताएंगे तो। पेटेंट क्या होता है तो, और कॉपीराइट होता है क्या, उसी समय तीनों बता दो, तीनों में अंतर क्या है। गुडविल मतलब सिंपल सा मतलब ब्रांड, एक इमेज, ये मार्केट में आपका ब्रांड क्या है, इमेज क्या है, उसे बोलते हैं गुडविल, ठीक है। जैसे मान लो अगर मैं कह दूं आपको कि आपको बुक खरीदना है तो दौड़े दौड़े कहाँ जाओगे सबसे पहले? पड़ौना में जी, लक्ष्मी डिपो, मतलब ब्रांड है किसका? बुक डिपो का, ठीक है। तो इमेज तो गुडविल एसेट माना जाता है। क्या माना जाता है? एसेट माना जाता है। क्यों माना जाता है आगे डिस्कस करेंगे। एंटिटी कहाँ थी? कल ही अभी पढ़ाए थे सेपरेट कंसेप्ट में, क्या पढ़ा है? वैसे नहीं पढ़ा है, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट पढ़ाए हैं। कल ही समझाए थे। ओनर और ओनर, बिजनेस और ओनर दोनों अलग अलग एंटिटी है, दोनों का एक अलग अलग अस्तित्व है, दोनों को अलग अलग मानकर अकाउंटिंग करते हैं। एंटिटी का पर्सनल मतलब, वही मतलब हम पढ़ा बता रहे हैं। एंटिटी मतलब सबका अलग अलग सेपरेट अस्तित्व होता है, जैसे आपका अलग है मेरा अलग है, ठीक है।